अस्सलाम एवरीवन, दिस इज गाइड चैप्टर 60 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा रिगार्डिंग बेसिक थ्योरीज ऑफ स्लीप और स्लीप के कुछ फंक्शंस। अच्छा जी, बेसिक थ्योरीज ऑफ स्लीप क्या कहती हैं? अब थ्योरी ऑफ बेसिक है ना, उसमें तो क्या होता है जी कि स्लीप इज कॉज्ड बाय एन एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस। यार 2-3 तरह की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक ओल्ड थ्योरी थी और एक न्यू थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी ये कहती थी, अच्छा आप हम सिर्फ ये पढ़ने लगे हैं कि भाई नींद आती क्यों है, क्यों से ज़्यादा नींद आती कैसे है। तो एक पुरानी थ्योरी थी, ओल्ड थ्योरी थी, और एक नई थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी कहती है कि भाई नींद इस तरह आती थी, ये जो ओल्ड थ्योरी है वो कहती थी कि ब्रेन के जो एक्साइटेटरी एरियाज है ना, वो सारा दिन काम कर करके थक जाते हैं, फटीग्ड हो जाते हैं। वो जब थक जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ब्रेन स्लो हो जाता है। एक्साइटेटरी एरियाज ऑफ द अपर ब्रेन स्टेम, जिन्होंने पूरे ब्रेन को जगा के रखते हैं, वो थक जाते हैं। और ये एक्साइटेटरी एरिया कौन सा ब्रेन स्टेम का? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपको पता ना, ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन को जगा के रखता है। जब वो सारा दिन जगा के रखता है तो जी वो थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तो बंदे को नींद आ जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम थक के इनएक्टिव हो जाएगा। जब वो इनएक्टिव हो जाएगा तो वो ब्रेन को एक्टिव रख जाएगा और ब्रेन सो जाएगा। ये थी ओल्ड थ्योरी ऑफ स्लीप, कि बेसिकली जो जगाने वाला एरिया ना, जगाने वाला एरिया वो थक जाएगा। मगर अब न्यू थ्योरी पता क्या ही है? वो कहते हैं यार जगाने वाले एरिया का तो रोल है, थोड़ा बहुत है ही, मगर असल बात जगाने वाले एरिया की नहीं है। एक्साइटेटरी एरिया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का नहीं, काम नहीं है ये कि वो थक जाएगा तो नींद आ जाएगी। इसके ऑपोजिट असल में एक इनहिबिटरी एरिया है। ठीक है, ब्रेन स्टेम के अंदर ही मिड पोंटाइन लेवल पे एक एक्टिव इनहिबिटरी एरिया है, यानी कि एक ऐसा एरिया है जो कि इंपल्स भेजता है ब्रेन को और ब्रेन को सुला देता है। दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो आप कहें कि जो एक्टिव रखने वाला एरिया है वो स्लो हो जाए, या फिर इनएक्टिव करने वाला एरिया, ब्रेन को इनहिबिट करने वाला एरिया एक्टिवेट हो जाए। तो न्यू थ्योरी है कि बेसिकली इनहिबिटरी एरिया जो है ना, वो बेसिकली आपको सुलाता है। ऐसे नहीं होता कि जी एक्साइटेटरी एरिया थक जाता है। तो बेसिकली स्लीप इज कॉज्ड बाय एन एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस। एक्साइटेशन की कमी की वजह से, एक्साइटेशन के फटीग होने की वजह से नींद नहीं आती, बल्कि एक्टिव इनहिबिशन हो रही होती है। ठीक है, और वो एरिया कौन सा है? जिस तरह ब्रेन को जगाने वाला एरिया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन स्टेम है, उसी तरह ये ब्रेन को सुलाने वाला एरिया भी ब्रेन स्टेम के अंदर ही है। और किस लेवल पे? बिलो द मिड पोंटाइन लेवल। मिड ब्रेन पॉन्स में डला है ना, तो पॉन्स सेंटर वाला है, उस सेंटर वाले के भी सेंटर से नीचे, यानी कि मिड पोंटाइन लेवल से नीचे है एक सेंटर। इट एक्टिवली इनहिबिट्स अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, रिजल्टिंग द ब्रेन टू फॉल असलीप। अब ये पता किस तरह चला? ये पता इस तरह चला कि अगर कोई ट्यूमर हो जाए या हम ट्रांजैक्ट कर दें, काट दें, मिड पोंटाइन लेवल के ऊपर से एक ट्रांजैक्शन कर दें, ठीक है, और ये इनहिबिटरी एरिया मेन ब्रेन को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, सेरेब्रम को इनहिबिट ना कर सके, तो बंदे को नींद नहीं आएगी, बंदे को कभी नींद नहीं आएगी। ठीक है, so transecting the brainstem at the level of mid pons creates a brain cortex that never goes to sleep। इससे पता चला कि ओ असल में तो ये इनहिबिटरी एरिया था जो कि इनहिबिट कर देता है साइक्लिक तरीके से हर 24 घंटे के बाद। ठीक है, ना कि ये था कि जी एक्टिव एरिया फटीग होता है। मगर अगर आपसे पूछें तो आपने दोनों ही कह देनी है। आपने कह देना है ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि एक्टिव एरिया फटीग होना, न्यू थ्योरी कहती है कि एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस है, यानी कि इनहिबिशन होती है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही आंसर में लिखेंगे थ्योरीज ऑफ स्लीप के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब न्यूरोनल सेंटर कौन से हैं, न्यूरो हार्मोनल सब्सटेंसेस कौन से हैं, मैकेनिज्म दैट कैन कॉज स्लीप, पॉसिबल रोल ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, ये सारी बड़ी सी हेडिंग गाइडन के अंदर लिखी हुई है। तो बेसिकली हमने इसके अंदर डिस्कस करना है कि ऐसे कौन से न्यूरो हार्मोन्स हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस करवाते हैं या स्लीप की इंडक्शन में हेल्प करवाते हैं। तो वो न्यूरो हार्मोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेरोटोनिन का है। ठीक है,
तो ये जी 4 किस्म के एरियाज़ हैं जहाँ से कोई ना कोई न्यूरो हार्मोन निकलेगा और स्लीप को इंड्यूस करवाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है राफे न्यूक्लियस, राफे मैग्नस न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। ये हमने सेंसरी सिस्टम में पढ़ा था, जहाँ पे पेन के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे राफे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। राफे न्यूक्लियस क्या करता था, ये सेरोटोनिन को सिक्रीट करता था। ये राफे न्यूक्लियस सेरोटोनिन को सिक्रीट करता था, सेरोटोनिन को सिक्रीट करता था और क्या करता था, पेन की इनहिबिशन करता था। इट इनहिबिट्स इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स, फॉर एग्जाम्पल पेन, कहाँ पे, पोस्टीरियर हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो पेन के सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रहे होते थे, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, वहाँ पे सेरोटोनिन, राफे न्यूक्लियस सेरोटोनिन रिलीज करके वहाँ से पेन को इनहिबिट कर देता था। तो ये हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो पेन को तो इनहिबिट करता ही है, वो बेसिकली वो सेरोटोनिन जो कि राफे न्यूक्लियस से निकले, इट इज़ अ क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर फॉर स्लीप। ठीक है, सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर स्लीप को इंड्यूस करने के लिए सेरोटोनिन ही है जो राफे न्यूक्लियस से निकल रहा है। तो वो वहाँ से पेन को तो इनहिबिट करेगा ही, उसके साथ साथ और बाकी सेंसरी इनपुट को तो इनहिबिट करेगा ही, उसके साथ साथ वो रेटिकुलर फॉर्मेशन पे भी जाके लगेगा। रेटिकुलर फॉर्मेशन, वही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेनस्टेम, उस पर भी लगेगा, वो जाके थैलेमस पे भी लगेगा, हाइपोथैलेमस पे भी लगेगा। अब थैलेमस में क्या होता है, जितनी भी सेंसरी इनपुट आती है जो कि बेसिकली हमें जगा के रखती है, वो थैलेमस के थ्रू ही तो आती है। वो फिर लिम्बिक सिस्टम के पे भी जाके लगेगा, वो नियोकॉर्टेक्स पे भी जाके लगेगा। तो इन सारी जगह पे ये सेरोटोनिन जाके लगेगा जो कि राफे न्यूक्लियस ने प्रोड्यूस किया था। राफे न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड होता है, लोअर पोन्स एंड मेडुला में लोकेटेड होता है। ठीक है, और वहाँ से वो निकल के रेटिकुलर फॉर्मेशन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, नियोकॉर्टेक्स, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे जाके इफेक्ट करता है और स्लीप इंड्यूस करवाता है। ठीक है, सो सेरोटोनिन का बहुत ही मेजर रोल है, इट्स अ क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर फॉर स्लीप। ठीक है जी। देन वी हैव न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। सो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस कहाँ लोकेटेड होता है, मेडुला और पॉन्स में। ठीक है, ये पॉन्स और मेडुला, तो ये भी मेडुला और पॉन्स में ही लोकेटेड है। ठीक है, ये क्या करता है, इट प्रोसेसेस विजुअल सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम वेगस एंड ग्लोसोफरेंजियल नर्व। तो बेसिकली जिस भी चीज़ ने स्लीप को इंड्यूस करवाना है या उसमें हेल्प करना है, तो वो बेसिकली हमारे जो सेंसरी इनपुट है उसको ज़रा मैनेज करेगा, उस सेंसरी इनपुट को ज़रा सप्रेस करेगा। ठीक है, हम जब किसी को जगाते हैं तो किस तरह जगाते हैं, हम कोई सेंसरी इनपुट ही देते हैं ना, हम या तो उसे आवाज़ लगाते हैं कि ओए उठ जाओ, या हम उसको टच करके हिलाते हैं कि भाई उठ जाओ। तो ये दोनों तरह से हम उसको एक सेंसरी इनपुट ही देने, चाहे आवाज़ से साइड चाहे टच से। ठीक है, तो ये सेंसरी इनपुट ही हमें जगा के रखती है। तो वो सेंसरी इनपुट को ये मैनेज कर लेते हैं बाय सेरोटोनिन एंड वाया दिस न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस की इम्पल्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस क्या करता है कि जो वेगस और ग्लोसोफरेंजियल नर्व से जो सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं ना, उनको प्रोसेस कर देता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्लीप बाय इनहिबिटिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जिसने ब्रेन को जगा के रखना था, ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस उस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। और जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा तो ब्रेन सो जाएगा। उसके बाद है जी रोस्ट्रल हाइपोथैलेमस में सुप्राकियाज्मल एरिया। ओ, ये वो सुप्राकियाज्मल एरिया है जो सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस वाला एरिया है। SCN पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस क्या करता था, पूरी हमारे, इट्स द ब्रेन क्लॉक जो सारे साइक्लिक काम करवाता है, जो स्लीप को एक खास टाइम पे स्लीप को इंड्यूस करवाता है, वो सुप्राकियाज्मेटिक, वो वाला न्यूक्लियस। तो ये सुप्राकियाज्मल एरिया रोस्ट्रल हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। ये क्या करता है, दिस इज एसोसिएटेड विद द सर्केडियन रिदम रेगुलेशन। ठीक है, डायनसेफेलॉन के अंदर होता है। ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स वेक प्रोमोटिंग सेंटर्स यूजिंग गाबा। ये जी गाबा सिक्रीट करता है, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड सिक्रीट करता है, ये गाबा इनहिबिटरी है। ये जाके जो जगाने वाले सेंटर्स है ना, वेक प्रोमोटिंग सेंटर्स हैं, उनको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास है डिफ्यूज न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस, जो कि डायनसेफेलॉन के अंदर ही है, प्लेज अ रोल इन सेंसरी इनपुट मॉड्यूलेशन, सप्रेस सेंसरी इनपुट कॉजिंग स्लीप। ये फिर जनरली लिख दिया कि जी थैलेमस में भी कुछ न्यूक्लियस हैं जो कि सेंसरी इनपुट जो आ रही है थैलेमस के थ्रू, यार सारी की सारी सेंसरी इनपुट है वो कहाँ से जाती है,
वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आई, फिर ब्रेन स्टेम में आई, फिर ऊपर मेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने से पहले वो थैलेमस के अंदर जाती है सारी सेंसरी इनपुट, सारी सेंसेशंस। तो वहाँ पे वो थैलेमस के कुछ न्यूक्लियाई हैं जो कि सेंसरी इनपुट को मॉड्यूलेट करते हैं और उसको सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से स्लीप आ जाती है। तो स्लीप के अगर आपको न्यूरो हार्मोन्स का, पहली बात तो स्लीप की थ्योरीज का है तो आपने ये दो तरह की थ्योरीज बता देनी है, ओल्ड और न्यू थ्योरी। अगर उसके न्यूरो हार्मोन्स का बताएं तो आपने सबसे पहले कहना जी सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेरोटोनिन का है, सबसे क्रिटिकल सेरोटोनिन है। वो सेरोटोनिन रफे न्यूक्लियस सिक्रीट करता है और वो जाके बहुत से ब्रेन एरियाज को जाके सप्रेस कर देता है, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक कॉर्टेक्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन, न्यूरोकॉर्टेक्स, और वो स्पाइनल कॉर्ड में पेन को तो सप्रेस कर ही रहा था। फिर आपने कहना जी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, जो कि सेंसरी सिग्नल जो वेगस और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से आ रहा है ना उसको सप्रेस कर देगा, और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है उसको इनहिबिट कर देता है, वो द मेन एरिया को इनहिबिट कर देगा। फिर ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्राकियास्मल एरिया है, वो जिस सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है वो तो आपको पता ही है। अब वो सर्केडियन रिदम को किस तरह करता था, क्योंकि वो गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड गाबा इनहिबिटरी जो गाबा था वो वेग प्रोमोटिंग ए सेंटर पे लगा देता था, ठीक है जी। फिर जो सारी सेंसेशन है वो थैलेमस के थ्रू ही जा रही हैं, तो वहाँ पे जो थैलेमस के अपने न्यूक्लियाई भी उस सेंसरी इनपुट को मॉड्यूलेट करते हैं, उसको सप्रेस करके रखते हैं ताकि स्लीप इंड्यूस हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम कहते हैं जी अगर इन ये जो स्लीप प्रोमोटिंग एरियाज हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया, ये राफे न्यूक्लियस या ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस वाला, ठीक है, तो अगर इनमें लियन हो जाए तो क्या होगा यार? अगर इनमें लियन हो जाए तो जो एक्साइटेटरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई है, एक्साइटेटरी एरिया, वो तो उससे तो कोई इनहिबिट नहीं करेगा यार। सुप्राकियास्मल न्यूक्लियस, राफे न्यूक्लियस ने यही करना था ना कि ये इनहिबिट करते थे एक्साइटेटरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई को और बाकी ब्रेन पार्ट्स को, तो बाकी ब्रेन पार्ट्स और ये एक्साइटेटरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई इनहिबिट ही नहीं होगा। जब ये इनहिबिट नहीं होंगे तो ब्रेन हर वक्त जागता रहेगा, इंटेंस वेकफुलनेस होती रहेगी, बंदा जागता रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा वो कहते हैं कि यार अच्छा अगर कोई बंदा बड़ी देर तक जागता रहे, अब हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं ना, अगर कोई बंदा बड़ी देर तक जागता रहे, 2 दिन जागता रहे, सोई ना, तो उसके क्या ब्रेन में कोई पेप्टाइड्स, कोई केमिकल्स, कोई क्या ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिनकी एक्यूमुलेशन को हम मैयर करके कह सकेंगे हाँ भाई ये तो ये तो ज़्यादा देर जागने की वजह से एक्यूमुलेट हुए हैं। तो येस, प्रोलॉन्ग्ड वेकफुलनेस कॉजेज प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ स्लीप फैक्टर्स। अच्छा, अगर बंदा ज़्यादा देर तक जागता रहे ना तो कुछ केमिकल्स ब्रेन में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन केमिकल्स को कहते हैं जी कि ये स्लीप फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो ब्रेन स्लीप फैक्टर्स ब्रेन स्टेम के अंदर भी एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ब्रेन स्टेम मिड पॉन्स में डाला ब्रेन स्टेम, और CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी इकट्ठे हो जाते हैं। और इन स्लीप फैक्टर का काम क्या है? दैट लीड टू स्लीप, ये भी स्लीप की इंडक्शन में रोल प्ले करते हैं। जब बंदा ज़्यादा देर तक जागता रहे तो उसके ब्रेन में, उसके ब्रेन स्टेम में, उसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF के अंदर कुछ केमिकल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिन्हें स्लीप फैक्टर कहते हैं, जो कि स्लीप विच दे लीड टू स्लीप। अब इन फैक्टर्स का नाम क्या है? स्लीप फैक्टर्स का नाम क्या है? सबसे मशहूर है म्यूरामाइल पेप्टाइड। ये सारे पेप्टाइड्स हैं, एक म्यूरामाइल पेप्टाइड है, एक डेल्टा स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड है। डेल्टा स्लीप कौन सी थी? अच्छा, वो डीप स्लीप वाली। डीप स्लीप के अंदर जो नॉन रैम स्लीप थी उसको हम स्लो वेव स्लीप कहते थे। स्लो वेव कौन सी थी? डेल्टा वेव्स थी। तो डेल्टा स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड यानी कि डीप स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड। अच्छा, सबसे मशहूर है म्यूरामाइल पेप्टाइड, ये ऊपर वाला म्यूरामाइल पेप्टाइड, फिर जी डेल्टा स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड। फिर उन्होंने कहा अच्छा इसके अलावा अदर पोटेंशियल स्लीप फैक्टर्स पेप्टाइड, इनके अलावा भी कुछ पेप्टाइड्स हैं, कुछ स्लीप फैक्टर्स हैं, मगर 2 का नाम तो आपने याद रखने हैं, म्यूरामाइल पेप्टाइड एंड डेल्टा स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि यार चलो ठीक हो गया, ये भी समझ आ गया स्लीप कौन इंड्यूस करा रहा है, ये भी समझ आ गया कि अगर बंदा नहीं सोएगा तो कौन से ऐसे उसके ब्रेन में पेप्टाइड ज़्यादा हो जाएंगे, ये भी समझ आ गया। ये भी समझ आ गया कि स्लीप प्रोमोटिंग एरिया को अगर हम लियन कर देंगे तो क्या होगा? बंदा जागता रहेगा। यार एक चीज़ नहीं समझ आई कि यहाँ पे अगर डेल्टा स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड है तो जो रेम स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसमें रैपिड आई मूवमेंट होती क्यों है? मतलब उसमें भी बंदा डीप स्लीप में ही चला जाया करे, मतलब कोई ऐसा केमिकल है जो स्लीप के दौरान भी ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव करके रखता है? तो वो केमिकल कौन सा है जो कि स्लीप के दौरान भी वो हर घंटे डेढ़ के बाद, हर 90 मिनट्स के बाद ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव करके रखता है? तो वो कौन सा केमिकल है? तो वो है जी एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स इन द अपर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिवेट मैनी पोर्शंस ऑफ द ब्रेन। यार रैम स्लीप के दौरान क्यों ब्रेन के पोर्शंस एक्टिव हो जाते हैं, क्यों मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स होती है? क्योंकि बेसिकली एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होता है, कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कि एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते रहते हैं अपर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन के।
तो वो थोड़ा सा ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। ठीक है, बंदा सो रहा है मगर थोड़ा सा ज़रा इतना डीप भी ना सोए। ठीक है, तो वो एसिटाइलकोलिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स हैं वो। ठीक है, तो रैम स्लीप कौन कराता है? एसिटाइलकोलिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स। स्लीप फैक्टर्स कौन से हैं? म्यूरामाइल पेप्टाइड, डेल्टा स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड। बंदे को अगर लियन हो जाएगा तो क्या होगा? वो जागता रहेगा हर वक्त। ठीक है जी, तो ये था जी स्लीप की थ्योरी और स्लीप के केमिकल्स और वेकफुलनेस के केमिकल्स और रैम स्लीप के केमिकल। ठीक है जी, सो दिस इज इट, सी यू इन नेक्स्ट।